बहुत सारे बिजनेस आइडियाज सुने आज तक शुभेंदु भाई, लेकिन फॉरेस्ट लगाने का बिजनेस मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। आई थिंक जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। शुभेंदु शर्मा है कौन? अपने ऑडियंस के लिए हमें बता सकते हैं। हाउ डू यू डिस्क्राइब योरसेल्फ टुडे? मैं एक फॉरेस्ट मेकर हूँ। आप किसी नेचुरल फॉरेस्ट में जब जाएंगे, 1 स्क्वायर मीटर में आपको 900 बीज पड़े हुए मिलेंगे। उन 900 बीज में लगभग 3 से 5 बीज पौधे में बदल जाते हैं। और तब मैंने पहली बार देखा कि जिन नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म होते हुए मैं देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, इनके पास तरीका है उसको वापस रिवाइव कर देने का, और वो भी इतने छोटे से टाइम। आई थिंक फेयर तुलना ये होगा कि मियावाकी फॉरेस्ट और एक रेगुलर फॉरेस्ट में क्या अंतर है। आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो प्लांट 2 से 3 साल में उग पा रहा है? ट्रेडिशनली 15-20 साल लगता है। तो आप कह सकते हैं कि नेचर में जो हो रहा है, डॉक्टर मियावाकी ने उसकी हूबहू एक मिमिक्री करी है और जंगल लगाने का ये तरीका तैयार किया है। क्या प्रकृति में ऐसा होता है? पेस्टिसाइड जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है प्रकृति में? नहीं करती। कीड़ा खा रहा है तो खाने दो। जब तक कीड़ा खाएगा नहीं, पेड़ को उस कीड़े से अपना बचाव करना नहीं आएगा। CID, साइड जिस शब्द के एंड में लगाया ना, फ्यूसाइड, होमिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वो जहर है, वो मार रहा है, मर्डर कर रहा है वो। और मेरी नज़र में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक हवा है। पॉइजनस फूड खा रहे हो, पॉइजनस हवा में सांस ले रहे हो, पॉइजनस पानी पी रहे हो, तो आप क्लाइमेट चेंज से क्या मरोगे? आप तो ऑलरेडी मरे पड़े हो ना। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर शुभेंदु शर्मा जी, जो कि एक रिनाउंड टेडेक्स स्पीकर और एक एफॉरेस्टेशन एक्सपर्ट हैं। डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों का कटना, और एफॉरेस्टेशन उसका ऑपोजिट कि पेड़ लगाना और फॉरेस्ट क्रिएट करना। शुभेंदु शर्मा जी टोयोटा में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर का जॉब कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा चमक आया जिसके कारण उन्होंने सब कुछ छोड़ के ये करियर पाथ चुन लिया। हमने कई सारे बिजनेसेस के बारे में सुना होगा, लेकिन एक फॉरेस्ट क्रिएशन बिजनेस शायद आप सभी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। ये ए फॉरेस्ट कंपनी के एक डायरेक्टर हैं जो कि छोटे से छोटे जगह में फॉरेस्ट क्रिएट करता है, और उन्होंने ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स भारत और दुनिया के कई सारे देशों में किया है। मियावाकी एक ऐसी तकनीक होती है जिससे आप छोटे से छोटे एरिया में 2 से 3 साल में एक फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्या है इस तकनीक में, हमने सारे डिटेल्स इस एपिसोड में डिस्कस किया है। तो ये काफ़ी अलग और हटके टॉपिक होगा आप सबके लिए, एग्रीकल्चर से थोड़ा दूर, तो ध्यान से देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में मुझे बताएं, और हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता हूँ। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर शुभेंदु शर्मा ऑन एग्री टॉक। बहुत सारे बिजनेस आइडियाज सुने आज तक शुभेंदु भाई, लेकिन फॉरेस्ट लगाने का बिजनेस मेरे लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। आई थिंक जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी है। कि पिछले अगर आप 2-3 डेकेड में देखें, देन फ्रॉम द वेस्ट अमेरिका साइड से लेकर के इंडिया में जिस लेवल पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है इज़ मोर देन एवर बिफोर। अभी मैं एक डेटा निकाल रहा था कि कनाडा में पर पर्सन आपको 7,000 पेड़ का ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, और सेम चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो 25 से 28 पेड़ का है। तो आपका क्या इंस्पिरेशन था, क्या रीज़न था टू गेट इनटू दिस फील्ड? सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी एक था कि कैसे हुआ ये? देखिए, मैं यहीं बैंगलोर में टोयोटा में काम करता था। अच्छा, और आप इंजीनियर हैं भाई? हाँ, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। ओके। और हुबली से BVB CET से मैंने इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करी 2007 में। 2008 से फिर मैं टोयोटा में काम करने लगा था। तो मैं सप्लाई चेन डेवलपमेंट में था। जो हमारे सप्लायर्स थे लोकल पार्ट्स के, मतलब इंडिया में जो पार्ट्स बनते थे उनके सप्लायर डेवलपमेंट की जो टीम थी उसमें काम करता था। और मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिले किस तरीके से बनते हैं। तो अब आप गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी में टायर लगते हैं। टायर कहाँ से आता है? ब्रिजस्टोन, गुडियर, इस तरह की कंपनी से आते हैं। जी। आप ब्रिजस्टोन जाते हो, आप देखते हो कि अच्छा टायर रबर से बन रहा है। उसकी एक एक सप्लाई में एक स्टेप और पीछे जाते हो तो आप देखते हो कि रबर कहाँ से आ रही है? रबर पेड़ से आ रही है। जहाँ पर रबर प्लांटेशन लगा हुआ है केरला में, वहाँ पर रबर प्लांटेशन से पहले कुछ था। वो क्या था? वो एक फॉरेस्ट था। तो फॉरेस्ट ख़त्म हुआ, रबर प्लांटेशन लगा, उससे हमने टायर बनाया। अब 15 साल गाड़ी चलेगी, उसमें
5-6 बार टायर चेंज होंगे। जब जब आप टायर चेंज करते हो तो वो जो बचे हुए टायर होते हैं ख़राब, उनका क्या होता है, वो कहीं जाके किसी स्क्रैप यार्ड में जाके पड़े रहते हैं। इसी तरह से स्टील, आप आयरन ओर लेके आते हो किसी पहाड़ से, उसको माइन करते हो, स्टील बनती है। स्टील से आपने गाड़ी की बॉडी बना दी, 15 साल बाद आप उठा के गाड़ी को स्क्रैप कर रहे हो। अब ये जो स्क्रैप है, इससे कभी वो वापस जंगल, कभी वापस वो पहाड़ नहीं बनने वाला। वन वे साइकिल है। वन वे साइकिल है, लीनियर सिस्टम है। यहाँ से शुरू हुआ, नेचुरल रिसोर्स से शुरू हुआ और ख़त्म हो गया एक जंक यार्ड में। और टाइमलाइन इतनी छोटी है, जिस पेड़ को उगने में 400-500 साल लगे, उसको आपने एक झटके में ख़त्म किया। 10-15 साल में एक रबर ट्री उगाया और उससे भी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी खुद की साइकिल 4-5 महीने की है लाइफ। चलो 10 महीने की होगी, 2 साल की भी होगी, बट कंपेयर इट विद द टाइम ऑफ अ ट्री टेकन टू जनरेट दैट नेचुरल रिसोर्स। तो मैं हमेशा से टोयोटा में काम करना चाहता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को वो कंपनी। और जब मैं कॉलेज में था अपने 5वें सेमेस्टर में, तब मैंने टोयोटा का प्लांट विज़िट किया था, इंडस्ट्रियल विज़िट पे। तो तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे टोयोटा में ही जाना है। अब जब मैं आ गया इंडस्ट्री में, तब मुझे समझ में आया कि यार ये जो लाइन है, इस लाइन में आप सही तो नहीं कर रहे। जिस तरीके से आज की डेट में चीज़ें बन रही हैं, मॉडर्न लाइफस्टाइल जो हम जी रहे हैं और जिन प्रोडक्ट्स की वजह से जी रहे हैं या सर्विसेज की वजह से, वो तो फाइनाइट है। मतलब एक ना एक दिन इस पूरे सिस्टम का बैंड तो बजना ही है। आप देखो ना, आप मान लीजिए दिन की एक मील भी आप अगर डिलीवर करवा रहे हो अपने घर पे स्विगी से, जोमेटो से किसी, तो वो खाना भले ही 2 इडलियाँ हैं, पर उसके साथ में एक प्लास्टिक का डब्बा भी आ रहा है, एक थैली भी आ रही है, एक आदमी भी उसको बना रहा है, डिलीवर गाड़ी करने भी में चल लगा रहा हुआ है। है, गाड़ी भी चल रहा है। ये कब तक चल सकता है फाइनाइट रिसोर्सेज के ऊपर? तो मुझे ये समझ में आया कि हम अगर हर 3 मिनट में एक गाड़ी बना रहे हैं, उस वक्त टोयोटा में हर 3 मिनट में एक कार निकलती थी। हर 3 मिनट पे एक गाड़ी निकलती थी। हाँ, जापान में तो 25 सेकंड में एक गाड़ी निकलती है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और जापान में ऐसे 11 प्लांट्स हैं, इंडिया में तो एक ही है। वाह। तो मुझे ये समझ में आया कि हम एज अ सोसाइटी ठीक नहीं जा रहे, एज अ रेस हम ठीक नहीं चल रहे हैं। इफ़ एवरीबडी इज एस्पायरिंग टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम विद लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी एंड हाईएस्ट एफिशिएंसी, तो कब तक चलेगा? एक स्प्रिंट भाग रहे हो या एक मैराथन भागनी है, आपको डिसाइड करना है ना वो। करेक्ट। आप स्प्रिंट की स्पीड से मैराथन नहीं भाग सकते, और मैराथन के तरीके से कितनी स्प्रिंट कर लोगे? 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये तो ठीक नहीं है इंडस्ट्री। ये तो कुछ करना चाहता पड़ेगा। तो मैं इसमें आना था हमेशा से, पर मैं कहाँ फंस रहा हूँ। अगर मैं यही ज़िंदगी भर करता रहा तो मिलेगा क्या? सीखेंगे क्या? मैं ये बोलूँगा कि यार मैंने इस इंडस्ट्री में काम किया और पैसा इतने कमा लिया। इतने पहाड़ ख़त्म कर दिए, इतने जंगल ख़त्म कर दिए, और पैसा तो ठीक है, और पैसे को करोगे क्या जब नेचर ही नहीं बची? सांस, पानी और खाना, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, ये सब चीज़ें चाहिए ना हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए। आप इकट्ठा कर रहे हो पैसा और पॉल्यूटेड पानी पी रहे हो, पॉल्यूटेड हवा में सांस ले रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो जीवन तो व्यर्थ कर दिया। 80-90 साल के हो गए, किसी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चनिंग है, ये बहुत शुरुआत में ही आने लगी थी, 6-7-8 महीने के अंदर ही। और उसी दौरान मैं डॉक्टर अकीरा मियावाकी से टकरा गया, टोयोटा में ही। जो आपके इंस्पिरेशन है। हाँ, तो मेरे जो बॉस थे, उन्होंने सुबह की मीटिंग में अनाउंस किया कि भाई एक जापानी वैज्ञानिक आया हुआ है और एक लेक्चर देने वाले हैं वो। तो मुझे लगा चलो सुनना चाहिए लेक्चर, तो मैं उस लेक्चर के लिए गया। और तब मैंने पहली बार देखा कि जिन नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म होते हुए मैं देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, इनके पास तरीका है उसको वापस
रिवाइव कर देने का, और वो भी इतने छोटे से टाइम में। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम और गाड़ियाँ बनाने लगें कि यार चलो अब अब एक तो आ गया solution। हाँ सॉल्यूशन मिल गया है इसको ठीक करने का। वहीं डॉक्टर अकीरा मियावाकी से मिला, और यहाँ से फिर वो पूरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मुझे लगा कि इनकी टीम से जुड़ना चाहिए, सीखना चाहिए ये क्या कर रहे हैं। एज अ वॉलंटियर उनकी टीम से जुड़ गया। आज से ठीक 15 साल पहले 21 जून 2009 को हमने अपना पहला फॉरेस्ट लगाया, अच्छा, टोयोटा फैक्ट्री में ही। आपने और लगाया ये? हाँ, उसमें 100 पोर्शन थे उस फॉरेस्ट के, 1 हेक्टेयर में लगाया था, और 1 हेक्टेयर को 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 100 स्क्वायर मीटर के। हम्म। तो 100 में से एक पार्ट मेरे उसमें था, सुपरविजन में। फिर उसके बाद आपका ये जर्नी स्टार्ट हो गया। फिर आपने ट्रांजिशन कैसे किया? मतलब आज आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, फिर वो जॉब छोड़ने के बाद कब आप बिजनेस स्टेज पे आए? ये उसमें ओवरलैप है काफ़ी। जैसे मैंने जून 2009 में हमने ये फॉरेस्ट लगाया, फिर 1 साल तक काफ़ी मेरी पढ़ाई लिखाई चलती रही। डॉक्टर मियावाकी की जितनी बुक्स मिली वो मंगवा ली, रिसर्च पेपर पढ़ने शुरू किए, नोट्स बनाने शुरू किए, एक प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके कुछ कुछ स्टेप्स लिखने शुरू किए कि अगर मैं इंडिपेंडेंटली कहीं पे एक जंगल लगा रहा हूँ तो आप तो क्या मुझे करें? क्या क्या चाहिए होगा। तो SOP बना दिया? SOP बनाए, और 1 जनवरी 2011 को, लाइक 31 दिसंबर 2010 आई रिज़ाइंड, रिलीज़ हुआ फैक्ट्री से, और अगले दिन 1 जनवरी से काम अपना शुरू कर दिया। स्टार्ट कर दिया? हाँ, और इस बीच में नवंबर में 2 months बिफोर आई लेफ्ट टोयोटा आई प्लांटेड माई फर्स्ट पैच ऑफ फॉरेस्ट इन उत्तराखंड, इन माई होम टाउन, फॉर योर सेल्फ? फॉर माई सेल्फ, फॉर सेक ऑफ एक्सपेरिमेंट अच्छा। एंड लर्निंग कि यार अभी तो डॉक्टर मियावाकी की छत्र छाया में लगाया जंगल, खुद से कर पाएंगे या नहीं वो भी तो आना चाहिए ना। राइट। तो खुद से किया, जैसा किया उल्टा सीधा, खूब गलतियां करी उसमें, पर कर डाला। वही फ़ोटो दिखा दिखा के फिर मैंने पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स लिए हैं। अच्छा, लेकिन एक बात जो बहुत कॉमन क्वेश्चन आपको लोग बहुत बार पूछते होंगे, जो ये मियावाकी मेथड है, इसमें खास क्या बात है? क्योंकि जैसे यूजुअली एक पेड़ का साइकिल 15 साल 20 साल होता है, आपने भी बताया, काफ़ी तोड़ने में सेकंड लगते हैं बट उगने में सालों लग जाते हैं, राइट? तो इस मेथड के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि हाउ डज़ दिस वर्क, कैसे ये काम करता है, कैसे आप अपने घर में वो फॉरेस्ट लगाए, मतलब 1-2 साल या कितने भी साल में, हाउ इज़ इट कमिंग? मियावाकी मेथड का जो निचोड़ है वो है कि किसी भी स्थान पर मानव के आने से पहले, अभी हम होसूर में हैं, होसूर बनने से पहले कुछ रहा होगा, बिल्कुल। कोई गांव रहा होगा छोटा, उस गांव के बसने से पहले भी यहाँ पे एक इकोसिस्टम रहा होगा, एक जंगल वाइल्ड रहा। इकोसिस्टम रहा होगा। बिल्कुल। वो जो जंगल था उसमें किन प्रजातियों के पेड़ पाए जाते थे, वो अगर आपने पता लगा लिया और उनको इकट्ठा करके यहाँ पर लगा दिया, तो आप यहाँ का पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन लगा रहे होगे। मतलब कि इस धरती में एक पोटेंशियल है, एक क्षमता है अपने आप को अपने बेस्ट इकोसिस्टम तक पहुँचा देने की। ये धरती का पोटेंशियल है। आज और आज से 10,000 साल पहले या 5,000 साल पहले, 2,000 साल पहले जो धूप पड़ रही है वो भी इतनी ही थी जितनी आज पड़ रही है। जो मिट्टी है वो भी यही है जो आज यहाँ की मिट्टी है। फ़र्क क्या हुआ है? वेजिटेशन का फ़र्क हो गया है। वेजिटेशन ख़त्म हुआ, चेंज हुआ। मान लीजिए एक जंगल कटा, अब क्रॉप्स लग गए, तो जंगल पे जो जीव जंतु थे निर्भर वो भी ख़त्म हो गए। अब जो पौधा हमने लगाया, चाहे गेहूँ लगाया, चावल लगाया, जो भी लगाया, वो तो मिट्टी को, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो फंगस या बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मिट्टी को ज़िंदा रखने के लिए, वो नहीं दे पाएगा जो क्रॉप है। तो साल दर साल मिट्टी धीरे 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 निष्क्रिय होती चली जाएगी। उसकी जो
उसमें जो जीवन है वो कम होता चला जाएगा। एक जंगल पूरी तरह से आत्मनिर्भर होता है, क्लोज्ड लूप होता है। भाई पेड़ से पत्ती गिरी, गल गई, उसको किसी कीड़े ने खा लिया, उसके एक्सक्रीटा से मिट्टी में फिर से एक जान आ गई, उसको पौधे ने एब्जॉर्ब कर लिया, पेड़ बढ़े जा रहा है, फिर फल बन रहे हैं उस पेड़ पे, उन फलों को खाने के लिए कोई और जानवर आ रहे हैं, एक साइकिल चलती रहती है। तो जो पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन है किसी भी ज़मीन का, उसका पता लगाना सबसे पहले कि कौन सी स्पीशीज़ यहाँ grow की हो सकती है। पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। ग्रो तो कुछ भी हो जाए, ग्रो तो आप ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस ला के होसूर में लगा दो, पर चल वहाँ जाए। के लिए वो है कि नहीं? हाँ, तो हम इस पे नहीं जाते कि यहाँ चलेगा क्या, हम इस पे जाते हैं यहाँ क्या चलता था। चलता था, राइट। अब जॉर्डन में हमने ओक के पेड़ लगाए हैं। ओक अभी पूरे जॉर्डन में कहीं नहीं मिलेगा आपको, पर वहाँ की मिट्टी को अगर आप एनालाइज करोगे, एक डीएनए एनालिसिस करवाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें तो ओक के फॉसिल मिल रहे हैं, ओक के पॉलन मिल रहे हैं, तो लगा दो ओक। उतना डिटेलिंग में टेस्टिंग होता है? और सब वापस आ जाते हैं। ओक जब हमने लगाए तो किसी को यकीन नहीं था कि ये चलेंगे, यहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो जो पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन है मिट्टी में, उस धरती में हमेशा पोटेंशियल रहेगा उसको वापस लेके आने का। पर अगर वो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, किसी एक्सटेंट हो गई, किसी को पता ही नहीं होगा। एक पेड़ का लाइफ टाइम है 700 साल, 800 साल, ह्यूमन लाइफ टाइम कितना है, 70 साल, 80 साल, 100 साल ज़्यादा। 200 साल के अंदर ह्यूमन की 5 या 6 जनरेशन निकल जाती हैं 200 साल में। हमको अपने 5-6 जनरेशन पहले के हमारे खुद के जो एंसेस्टर्स रहे हैं, पुरखे रहे हैं, उनके नाम नहीं पता। नहीं पता होंगे, शायद आपको भी नहीं पता होंगे, मुझे भी नहीं, है ना। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि पेड़ पौधे कौन से उगते थे? वही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आदमी क्या कहता है राजस्थान जैसी जगह में, अरे ये तो हमेशा से ऐसे ही था, हमेशा से ही बंजर था। अब उसके लिए हमेशा का मतलब है आज से 80, 90, 100, 150 साल पहले की कहानी, बस। उससे पहले के ना हम पे फोटो होते हैं, ना हमने डेटा, अपनी कुछ भी। हेरिटेज ऐसे संभाल के रखी है। हमें रामायण महाभारत की बातें पता हैं, पर अपने खानदान की खुद की बातें नहीं पता होती, क्योंकि हम उसकी कदर नहीं करते। अपने इकोसिस्टम की हमने कदर नहीं करी, हमने पता नहीं रखा कि यार क्या नेचुरल इकोसिस्टम था, इसको बचाना ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि सबने ही नहीं करी, कुछ लोगों ने करी है। पीपल की आज भी पूजा होती है, बड़ की आज भी पूजा होती है, पर इसके अलावा भी और बहुत कुछ था माल मसाला जो भूल चुके हैं हम। तो उसको पता लगाना है पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन को, और इस तरीके से लगाना है जैसे वो जंगल में लगता हो। तो जंगल की मिट्टी कैसी होती है? सॉफ्ट होती है, उसमें नमी होती है, उसमें जीवन होता है। बहुत सारे जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे इस मिट्टी के अंदर। उनको वापस लेके आना है। अब कैसे वापस लेके आना है उसकी हम एक अलग डिटेलिंग में जा सकते हैं। फिर जंगल की मिट्टी हमेशा अपने आप को ढक के रखती है, तो हमें भी अपनी मिट्टी को ढक के रखना है। तो आप कह सकते हैं कि नेचर में जो हो रहा है, डॉक्टर मियावाकी ने उसकी हूबहू एक मिमिक्री करी है और जंगल लगाने का ये तरीका तैयार किया है। एक बार में नहीं कर दिया है। ये जो पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन का बात कर रहे हैं जी, बट इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं कि इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या? आपने थोड़ा ब्रीफली बताया, बट वहाँ का आप रिसर्च करेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, लोगों जी, से फाइंड पूछेंगे, आउट करने के और कैसे, मतलब? कई सारे तरीके। एक तरीका तो ये है कि भाई सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में कोई दूसरा पैच ढूंढ लो जहाँ पे अभी भी जंगल बचा हो, वहाँ का सर्वे कर लो। तो डॉक्टर मियावाकी जब बेंगलोर आए तो बैनरघट्टा नेशनल पार्क गए, अच्छा। वहाँ का सर्वे किया, 50-60 स्पीशीज़ निकल के आए। अब गड़बड़ ये हुई कि बैनरघट्टा नेशनल पार्क में खुद इतना प्लांटेशन हो रखा है कि नीम, आम, इस तरह के स्पीशीज़ लगे हुए हैं। वेस्टर्न घाट के स्पीशीज़ नहीं हैं जो कायदे से वहाँ होने चाहिए थे। वेस्टर्न घाट्स यहाँ से शुरू हो जाता है बेंगलोर से, और फिर राइट कोस्ट तक जाता है। तो बहुत सारे इस तरह के स्पीशीज़ भी लिस्ट में आ गए और लगा दिए।
तो डॉक्टर मियावाकी से भी ये गलती हुई। कहने का मतलब ये है कि कोई एक तरीका नहीं है। जो बड़ा साइंटिस्ट है वो भी ये गलती कर सकता है कि किसी नॉन नेटिव को या ऐसी स्पीशी जो उस इलाके की नहीं है उसको समझ ले कि भाई ये यहाँ का पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन। तो एक लगातार चलने वाला क्रम है ये। कैसे पता चलता है कि ये नॉन नेटिव है बाद में? उसके बिहेवियर से। जैसे कि आपने एक नॉन नेटिव स्पीशी लगा दी, बाकी नेटिव्स हैं उसके साथ लगी हुई, तो नॉन नेटिव का बिहेवियर दो तरीके का होगा, या तो वो मर जाएगी या डोमिनेट कर लेगी। अच्छा। वो सिंक में नहीं चलेगी दूसरी स्पीशीज के साथ, सामंजस्य नहीं बैठा पाएगी। क्यों नहीं बैठा पाएगी? क्योंकि नॉन नेटिव का जो पत्ता है जब वो गिरता है तो उसको खा के पचाने के लिए मिट्टी में माइक्रोब्स ही नहीं है। हम नॉन नेटिव स्पीशी तो उठा के ले आए, पर उसका इकोसिस्टम नहीं लाया ना साथ में। समझ गया। उस पे कोई चिड़िया नहीं बैठेगी, क्योंकि उसके फल खाने के लिए किसी चिड़िया के पेट में वो एंजाइम्स ही नहीं पैदा हो रहे कि वो उसे पचा सके। उस पर किसी चिड़िया का घोंसला नहीं बनेगा। अब जब इसके पत्ते गिर रहे हैं और कंज्यूम नहीं हो रहे तो क्या होगा? उस इलाके में एक आइलैंड बन जाएगा जिसमें सिर्फ वो ही पेड़ चल रहा होगा, तो आपको पता चल जाता है कि ये यहाँ का डोमिनेट कर रहा है। तो इसको उखाड़ के फेंको। क्यों? क्योंकि इसका सिंक नहीं है दूसरे स्पीशीज के साथ। समझ गया। पर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ जगहों पर तो हमने लिटरेचर तक से नाम निकाले हैं स्पीशीज के। पंजाब में एक रिसर्च पेपर लिखा था, डॉक्टर सीमा एक हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पेपर लिखा था कि 12th सेंचुरी से अब तक के जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं पंजाब में, उसमें कौन कौन से स्पीशीज़ के नाम बोले गए हैं। तो वो बाबा फरीद की 13वीं सदी की लिखी हुई पोएट्री, गुरबानी में लिखे हुए स्पीशीज़ के नाम, ऐसे करते करते उन्होंने 90 स्पीशीज़ लगभग इकट्ठे करे। उनको यूज़ करके हमने फॉरेस्ट लगाया, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा। पेंटिंग से उठा सकते हो आप। अगर आप बिहार की आपकी मधुबनी आर्ट में भी अगर आप देखोगे अगर, तो जब स्पीशीज़ होती हैं पेड़ जब आप देखते हो पेंटिंग में, तो आप देखना हर पेड़ अलग तरीके का पत्ता उसमें बना होगा। तो पहले के आर्टिस्ट ध्यान देते थे इस चीज़ पे, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट वो था ना, उनकी इंस्पिरेशन नेचर से आती थी। उसकी बारीकी में चले जाते थे। जयपुर में, राजस्थान में जितनी मिनिएचर पेंटिंग्स हैं आप उसमें देखोगे कि कितना हरा भरा है। तो पेंटिंग में तो आप देख रहे हो कि पूरी हरियाली छाई पड़ी है, और आज आप देख रहे हो कि राजस्थान में सूखा है पूरा, सूखा पड़ा हुआ है। लोग आपको कह रहे हैं जी ये तो हमेशा से ऐसा था। तो भाई ये पेंटिंग उन्होंने कौन सा सपना देख के बनाई? ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी डिटेल्ड पेंटिंग्स आप इमेजिन कर रहे हो। आप अपने इन्वायरमेंट को बनाते हो। जॉर्डन में हमने देखा, वहाँ के पुराने मंदिरों में आप जाओगे जॉर्डन में, तो दीवारों पे आपको एलिफेंट्स, टाइगर्स, हरा भरा एक एनवायरनमेंट ऐसे पेंटिंग्स दिखेंगी। अब वो पेंटिंग उतनी खास बची नहीं है, काफ़ी तहस नहस हो चुकी हैं, पर वो तो दिखता है ना आपको। रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, कोई सी भी पुरानी किताब उठा लो, एक एक पन्ने का तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन होगा कि राम जी को क्या दिख रहा था, ये पेड़ दिख रहा था, कृष्ण जी उस पेड़ पे बैठे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो ये जो सारा एनवायरनमेंट है या था उस ज़माने में, ये तो यहाँ से उठाया जा सकता है। तो इसमें जो प्लांटेशन आप करते हैं, मैं पढ़ रहा था कि प्लांटेशन बहुत ज़्यादा क्लोज करते हैं कंपेयर टू फॉरेस्ट में। प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, ट्री टू ट्री डिस्टेंस होता है। तो ये क्लोज आने के से मतलब प्लांट को एक दूसरे से कंपटीशन नहीं होता है, क्या होता है? अब बात वही है ना कि हम जब तक देखेंगे नहीं ना तब तक हमारी सोच पैदा नहीं होगी। रियल वर्जन फॉरेस्ट का आम आदमी को एक्सपोजर है ही नहीं। कोई बच्चा बेंगलोर जैसी सिटी में पैदा हुआ है, जब तक वो मन से ना चाहे छुट्टी वुट्टी लेके फॉरेस्ट में जाना, तब तक वो पूरी ज़िंदगी फॉरेस्ट से एक्सपोज नहीं होगा। ऐसी पैदा होगा, ऐसी ख़त्म हो जाएगा।
एक्चुअल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट उसको कभी दिखाई नहीं देगा, तो उसे पता नहीं चलेगा। जो हम स्पेसिंग देखते हैं पेड़ों के बीच में, वो ज़्यादातर हम ऑर्चर्ड्स में देखते हैं। आप किसी नेचुरल फॉरेस्ट में जब जाएंगे तो 1 स्क्वायर मीटर में आपको 900 बीज पड़े हुए मिलेंगे। उन 900 बीज में लगभग 3 से 5 बीज पौधे में बदल जाते हैं। नेचुरल है ये नेचुरल फिनोमेनन है। 900 में से बस 3 से 5। हाँ, तो जब आप जंगल में 5 मीटर चलेंगे ना, ऐसे 5 मीटर, तो आप कम से कम 15 पेड़ क्रॉस कर चुके होंगे। अगर आप 1 स्क्वायर किलोमीटर के जंगल में हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कितने लाख पेड़ों के बीच में खड़े हुए होंगे। कई सारे पेड़, है ना। तो ये जो भ्रम है कि पेड़ों को पास पास नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो वो पूरे नहीं बढ़ पाएंगे, इसका मैं आपको एक ऐसे उदाहरण देता हूँ। आप एक आम का बाग लगा रहे हो मान लो, तो आपने पेड़ एक फासले पे लगा दिए, सारे पेड़ों की एज सेम है, अब ये उगे साथ में, इन्होंने फल प्रोड्यूस किए, और फिर मर साथ में गए। जब आप एक जंगल लगा रहे हो, तो आज आप एक जंगल लगा रहे हो, 2 साल तक आप उसको ठीक ठाक उसका रख रखाव कर रहे हो। 2 साल के बाद डॉक्टर मियावाकी कहते हैं नो मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट। आप बाहर निकल जा रहे हो। अब ये जंगल अगले 9000 साल तक, अप टू द नेक्स्ट आइस एज, जब भी उसे आना हो, ऐसे ही चलता रहेगा, सेल्फ सस्टेनिंग। तो कहाँ तो ये आम का बाग है जहाँ एक एक पेड़ डिस्टेंस पे लगा हुआ है, पूरा बन रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, और ये है जिसको परमानेंटली जीना है। तो आप सोचो अगर इसको स्पेसिंग पे लगा दिया तो क्या होगा। आपको तो नेचुरल फॉरेस्ट मिमिक करना है ना। नेचुरल फॉरेस्ट में 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर में लगभग 40,000 पेड़ खड़े हुए हैं। जब आप एग्रीकल्चर में या एग्रो फॉरेस्ट्री में लगाते हैं तो आप 1 हेक्टेयर में कुछ 700-800 पेड़ लगाते हैं। तो ये कंपैरिजन ही नहीं है। करेक्ट। एक सिस्टम है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल फॉरेस्ट है, जिसका उद्देश्य कुछ और है, और एक गार्डन है, ऑर्चर्ड है, प्लांटेशन है, उसका उद्देश्य कुछ और है। तो यहाँ इन दोनों की तुलना नहीं करी जा सकती। लेकिन आई थिंक फेयर तुलना ये होगा कि मियावाकी फॉरेस्ट और एक रेगुलर फॉरेस्ट में क्या अंतर है, क्योंकि आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो प्लांट 2 से 3 साल में उग पा रहा है, जो ट्रेडिशनली 15-20 साल लगता है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये प्रश्न बहुत सारे लोग के दिमाग में आता होगा। जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है देश का, इंडिया का, हाँ, इंडिया का, वो आप देखिए क्या कर रहा है। जब फॉरेस्ट्री आई थी एज एन इंडस्ट्री, फॉरेस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई थी कॉलोनाइज्ड वर्ल्ड में, आई तो वेस्ट से है ये, हमारे यहाँ कोई ऐसी फॉरेस्ट्री थी नहीं की प्रैक्टिस नहीं थी। तो उसका उद्देश्य था जंगल को एज अ रेवेन्यू डिपार्टमेंट देखने का। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम था रेवेन्यू प्रोड्यूस करना, और आज भी है। ओके। आज भी एक अच्छा खासा सिस्टम है जो टिम्बर प्रोड्यूस करता है। टिम्बर की एक वेबसाइट है जिस पर टिम्बर का ऑक्शन होता है। आप सरकार को पैसा देते हो, सरकार आपको लकड़ी बेचती है। यह देश आज़ाद हो गया, ये आज़ादी से पहले का मॉडल था, हम तो उसी को फॉरेस्ट्री मॉडल बोल के आज भी वही है, कंटिन्यू कर रहे हैं। पर मेरी नज़र में ये फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं है, ये तो लकड़ी उगाने का और बेचने का उद्योग है। इसको आप फॉरेस्ट मत बोलो, इसको आप बिजनेस। हाँ, ये एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह करना चाहिए। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, टीक के पेड़ लगाता है, टेक्टोना ग्रांडिस। वो स्पीशी कहाँ से आई है मुझे नहीं पता, पर केरल से लेके जिम कॉर्बेट जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तक फैली हुई है, पूरे भारत में फैली हुई है। टीक के पेड़, टीक की लकड़ी अपना बिकती है। अब टचवुड हमारे उत्तराखंड में एक नई स्कीम आई है जिसमें टीक हटा रहे हैं और नेटिव स्पीशीज लगा रहे हैं। छोटा सा उसका एग्जांपल मैंने अपनी आंखों से देखा भी है, तो ये काम हो रहा है। अच्छा, कहीं कुछ जागृति आई है कोई किसी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। तो ये जो जिसको हम जंगल कहते हैं ना, जो सरकारी जंगल है, ये जंगल नहीं है, ये प्लांटेशंस हैं। इनका पर्पस ही टिम्बर प्रोड्यूस करना है।
जिसको मैं जंगल समझता हूँ, ये डॉक्टर अकीरा मियावाकी की जो डेफिनेशन है उसमें तो ज़ीरो ह्यूमन इंटरवेंशन है. Zero human intervention, a place so dense with natural vegetation that you can't even walk into it. And it is multi-layered. ज़मीन पे एक लेयर है, हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, फिर क्रीपर्स हैं, फिर छोटे पेड़ हैं, फिर उससे बड़े पेड़ हैं, फिर बड़े एमरजेंट कैनोपी लेयर है. तो वर्टिकली आप ऊपर से नीचे तक, ज़मीन तक पूरी की पूरी एम्प्टी वर्टिकल स्पेस हरियाली से भर देते हैं. जब ये गैप पे ट्रीज लगते हैं ना, तो आप देखो क्या होता है. कैनोपी फैली हुई है, उस पर फल लटक रहे हैं. उसके नीचे क्या? उसके नीचे खाली है सब. ये जो वर्टिकल स्पेस है, सोचो आप इसको भी अगर पत्तों से भर दो, लीफ सरफेस एरिया से भर दो, तो कंपैरेटिवली पर यूनिट एरिया you produce 30 times more leaf surface area because you are utilizing the vertical space a lot more compared to a monoculture. कहीं तो एक आम का बाग लगा हुआ है. मोनोकल्चर वही होता है जो सिंगल वैरायटी आप ऑडियंस के लिए मैं समझा रहा हाँ हूँ जी. पूरे एरिया में उगाते हैं, बिकॉज विच आपका लीफ डेंसिटी और कम हो सकता है. और मोनोकल्चर क्या कर रहा है? जिस न्यूट्रिशन पे ये एक स्पीशी मान लीजिए पल रही है, जो न्यूट्रिशन इसे मिट्टी से चाहिए, सारे के सारे पेड़ वही न्यूट्रिशन खींच रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं करेक्ट. उस न्यूट्रिशन के लिए. उस न्यूट्रिशन को जो फिक्स करता है दूसरी स्पीशी, वो तो हमने लगा नहीं रखी. तो 10 साल आपने वो मोनोकल्चर चला दिया, मिट्टी से वो वाला सारा न्यूट्रिशन खींच गया, अब आपने उसे काट के वो सारे पेड़ बेच दिए, रिप्लेनिशमेंट तो कुछ हुआ नहीं, तो मिट्टी और बंजर हो गई. उल्टा आपने फॉरेस्ट लगा दिया तो क्या होगा? दुनिया का सारा न्यूट्रिशन इस मिट्टी में आ गया. सारी की सारी जितनी भी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया है, फंगस है, टर्माइट्स हैं, एंड्स हैं, ये सब इसमें आ गए और यही मिट्टी को जिंदा करते हैं. तो जो हम कहते हैं ना मिट्टी में जान नहीं है, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, तो फर्टिलाइज़र क्यों डालना पड़ेगा भाई? बाहर से क्यों लेके आना है? मिट्टी में तो फॉरेस्ट में कौन जाके फर्टिलाइज़र डाल रहा है? तो इसका जो कंपैरिजन है, मतलब आप हमारे अगर वीडियोस देखें, अगर आप फोटोज़ देखें हमारे काम की, उसकी मिट्टी की शक्ल देख के आप बता दोगे. कोई बच्चा भी बता देगा, जिसने कभी मिट्टी को हाथ भी नहीं लगाया, वो भी बता देगा कि मृत मिट्टी कौन सी है, डेड सॉइल कौन सी है और एक्टिव सॉइल कौन सी है. फॉरेस्ट की सॉइल पूरी तरह से एक्टिव होगी. मोनोकल्चर में वो एक्टिवनेस हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है. उसका नेचर ही ऐसा है मोनोकल्चर का. फिर ये जो मैं लीफ सरफेस एरिया और ये जो वर्टिकली फिलिंग ऑफ द एम्प्टी स्पेस बता रहा हूँ, ये तो इस वजह से क्या होता है, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, पशु पक्षी, छोटे पक्षी खास तौर पे, वो बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं ऐसे जंगल में, क्योंकि उनको जो खाने वाली चिड़ियाँ हैं वो उन्हें देख नहीं सकती. तो एक पक्षी अगर घोंसला बनाना चाहेगा तो वो छुपी हुई जगह पे बनाना चाहेगा. तो आपने एक घना जंगल लगा रखा है, ऊपर से नीचे तक पत्ते ही पत्ते हैं, तो वो अंदर घुस के अपना एक छोटा सा घोंसला बना लेगा. मोनोकल्चर में इकोसिस्टम तैयार हो जाता है आपका. हाँ. तो आप देखते हो कि इस छोटे से जंगल में बेशुमार जीव जंतु होते हैं, 100 गुना से भी ज़्यादा. मतलब भंवरें, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, गिलहरियाँ, मतलब अनगिनत. एक सर्वे नहीं, एक साल लंबी रिसर्च वांगेनिंगेन यूनिवर्सिटी ने करी नीदरलैंड्स में, हमारे जो पहला फॉरेस्ट लगाया था उस पर. तो उन्होंने पाया कि हमारे इस छोटे से 200 स्क्वायर मीटर के जंगल में हॉलैंड का जो नेचुरल फॉरेस्ट था उससे भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी थी. वाओ. क्योंकि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो जनता के लिए खुला हुआ है, वो इतना डेंस नहीं है. और इस डेंसिटी की वजह से सारे जीव जंतु जो हैं हमारे फॉरेस्ट में आके बैठना चाह रहे हैं. समझ गया. तो ये प्राइम डिफरेंसेस हैं. बाकी इम्पैक्ट वाले डिफरेंसेस तो अनगिनत है. आप महाराष्ट्र में हमने एक फॉरेस्ट लगाया था, उस फॉरेस्ट के जस्ट बाहर का जो टेम्परेचर है वो है 42 डिग्री सेल्सियस और फॉरेस्ट के अंदर है 26 डिग्री सेल्सियस. 14 डिग्री का फ़र्क.
सो बेसिकली आप जो कर रहे हैं, मैं जो समझाऊँ, मोनोकल्चर नहीं कर रहे, प्लांट वेराइटीज़ उस हिसाब से चूज़ कर रहे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है। एंड दूसरा कि जो वर्टिकल स्पेसेस हैं पेड़ के बीच में, आप उसको फिल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ विच नेचुरली ट्रांसपिरेशन प्लांट का हाई रहेगा एंड टेम्परेचर कम हो रहा है वहाँ का, राइट? तो एकदम मानो एकदम ही बैरन लैंड है वहाँ पे, कुछ नहीं हुआ है पिछले 5-10 साल में, बैंगलोर के कहीं कोना में चले जाओ तो वहाँ भी आप ये कर सकते हैं। बिल्कुल, बैंगलोर एयरपोर्ट पे हमने एक फॉरेस्ट लगाया है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जो टॉप सॉइल होती है, मदर अर्थ जिसे लोग बोलते हैं, उसको ये उठा के कहीं साइड में रख देते हैं, वो बाद में यूज़ करते हैं लैंडस्केपिंग वगैरह। अच्छा। और जो जितनी भी डिगिंग होती है ना, 15-15 फीट 20-20 फीट नीचे जो जाते हैं, वहाँ से जो सॉइल निकलती है उसमें कुछ जान नहीं होती, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता। ऑफ कोर्स। इन्होंने हमें वो सॉइल दी थी जंगल लगाने के लिए। आज शाम को आपको लेके चलूँगा, बेंगलोर एयरपोर्ट पे वो जंगल है, पार्किंग 3 के पास है। बेंगलोर के जो लोग सुन रहे हैं वो जाके देख सकते हैं। पार्किंग 3 पे जाना, 3rd नंबर पार्किंग पे, और जो घना सा जंगल दिखेगा उसके बराबर में, वो हमने लगाया था 2018 में, तो 6 साल हो गए। तो उस सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन 0 था, नील। एक जड़ का एक बाल तक नहीं मिलेगा आपको उसमें। उसमें हमने लगाया जंगल और बहुत ज़बरदस्त उग के आया है वो। तो चाहे कितनी भी मृत मिट्टी हो, अगर आपको मुर्दे में जान फूंकना आता है तो फिर आप ये नहीं पूछोगे ना कि ये किसका शरीर है, ये आदमी कितने साल पहले मरा था। राइट। आपको आता है तो आता है, फिर तो हर मुर्दा जला सकते हो। तो क्योंकि हम उसकी साइंस समझ गए, उसकी फिलॉसफी समझ गए, प्रकृति काम कैसे करती है वो समझ गए, और तरीका हमेशा से ये रखा है कि प्रकृति के साथ चलना है, विरुद्ध नहीं चलना। वी वर्क विद द नेचर, नॉट अगेंस्ट इट। ऑफ कोर्स। इस पैमाने पे जब आप किसी भी चीज़ को तोलते हो ना, एकदम सही आंसर निकल के आएगा। अब कोई क्लाइंट बोलेगा यार ये मेरे पेड़ को कीड़े खा रहे हैं, फोटो भेज रहा है उसकी, अरे तो तुमने इतना यार पैसे भी ले लिए हमसे, ये अब कीड़े खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं इसको, मैं इस पे ये छिड़क देता हूँ, वो पेस्टिसाइड मार देता हूँ। ये क्या प्रकृति में ऐसा होता है? पेस्टिसाइड जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है प्रकृति में? नहीं करती। तो हम मना कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं, कीड़ा खा रहा है तो खाने दो। जब तक कीड़ा खाएगा नहीं, पेड़ को उस कीड़े से अपना बचाव करना नहीं आएगा। जब एक मीठी मीठी पत्ती को एक कीड़ा खाता है तो पेड़ समझ जाता है कि यार ये ठीक नहीं है, ये तो ऐसे तो मेरी पत्तियां उगने ही नहीं देगा, चलो अपनी पत्ती कड़वी कर देता हूँ। अच्छा। तो वो एक एंजाइम सिक्रीट करेगा, उसमें टाइम लगेगा, नेचुरल प्रोसेस होता रहता है। जब तक वो कड़वाहट पैदा नहीं होगी तब तक कीड़े पत्ते खाएंगे, एंड थैंक गॉड वो खाएंगे, क्योंकि यही कीड़े आगे जाके बन के पॉलिनेटर बनेंगे इस पेड़ के लिए। तो अगर आप कह रहे हो कि यार ये तो मेरे पत्ते खा रहा है तो मैं इंसेक्टिसाइड मार देता हूं। CID, साइड जिस शब्द के एंड में लगाया ना, सुसाइड, ह्यूमिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, वो जहर है, वो मार रहा है, मर्डर कर रहा है। वो ही आप खाने में डाल रहे हो, वही फिर खा ले रहे हो, वही मिट्टी में डाल रहे हो, फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जी नेचर हो जाए, हरियाली हो जाए, मज़ा आ जाए। नहीं आ सकता ना। शुद्ध कहाँ रहा फिर वो? और किसी चीज़ को अगर उसकी शुद्धता में रखना है तो प्रकृति के साथ चलना पड़ेगा। आप यू कांट प्ले फेवरेट्स कि यार ये हम नेटिव फॉरेस्ट तो लगा रहे हैं, पर मैं ना, मुझे रुद्राक्ष का पेड़ बहुत पसंद है, मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, तो मुझे यहाँ पे रुद्राक्ष लगा के दे दो, बस। वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। रुद्राक्ष लगेगा इंडोनेशिया में लगेगा, इंडिया में नहीं। हिमाचल में, इसमें हिमालय में लग जाएगा जहाँ पे वो उसके नेचुरली पाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं कि हर पेड़ से सेक्रेड है, हर पेड़ का अपना महत्व है। फ्रूट हम खाते हैं, हम सिर्फ फ्रूट लगा लें तो हम शुद्ध काम नहीं कर पाएंगे। आप फ्रूट्स लगाओ, अपने लिए भी लगाओ, जो पेड़ पौधे पशु पक्षी के लिए ज़रूरी हैं वो नहीं लगाओगे तो आप अच्छा वातावरण नहीं बना पाओगे। इसमें स्वार्थ अपना ही है कि अपने लिए आपको सर्वश्रेष्ठ एनवायरनमेंट बनाना है, तो वो पैसे से और फिजिकल मटेरियल वाली चीज़ों से नहीं बन सकता, वो नेचुरल चीज़ों से ही बन सकता है। अभी भी आपको लगता है
टाइम है बचाने, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन बहुत आगे बढ़ चुका है अभी, मतलब अब आज नहीं तो कल बर्बाद होना ही है। देखो, क्लाइमेट चेंज के नाम पे आजकल सब कुछ हो रहा है, और मेरी नज़र में क्लाइमेट चेंज सिर्फ एक हवा है। ये मेरी ओपिनियन है। ओके, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। हाँ, क्लाइमेट चेंज, आप देखो ना, अगर आपको जीवन जीना है तो आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए? फियर, ग्रीड, या जॉय, हैप्पीनेस? क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए? क्लाइमेट चेंज के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, दे आर मोटिवेटेड बाय द फियर। पेड़ लगा लो क्योंकि दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब वो ये भी कहने लगे हैं कि चाहे कितने भी पेड़ लगा लो, दुनिया तो वैसे भी ख़त्म होगी। बिल्कुल। तो आप देखो, ये कितने टीनेजर्स हैं, फ्राइडेज़ फॉर फ्यूचर और इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पे, वो सारे एक्शन लेने के बाद भी बच्चे डिप्रेस्ड हैं। इनकी लाइफ में फ्यूचर को लेके कोई ऐसा खास मोटिवेशन बचा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर को ये लगता है कि दुनिया तो यार ख़त्म होने वाली है, और ब्लेम डाल दो अपनी पिछली जनरेशन पे। तो ये कोई तरीका थोड़ी है जीने का यार। आप ग्लोबल प्रॉब्लम्स भूल जाओ, आप अपना घर ठीक कर लो पहले। बेंगलोर में अगर कोई पेड़ कट रहा है, नेटिव स्पीशीज जा रही है, तो उसे बचा लो। और साथ में जो आप इतना एफर्ट डाल रहे हो क्लाइमेट चेंज पे बात करने में, अवेयरनेस, वो सारा टाइम, सारा एफर्ट, हाथ में एक फावड़ा लेके निकलो ना बाहर, फिर गड्ढे खोदो, पेड़ लगाओ, अपना एनवायरनमेंट ठीक करो लोकल। और ये फ़ोन, टीवी, रेडियो, जहाँ से भी आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चल रहा है, इस नॉलेज के साथ हम पैदा तो नहीं हुए थे, आई तो ये मीडिया से ही है हम तक। तो इससे अपने आप को काट लो थोड़ा। आप देखो, आपको धरती एकदम सुंदर लगने लगेगी। आपको पता चलेगा कि यार अच्छा, वी कैन रियली वर्क विद नेचर, और नेचर तो हमें पूरा सपोर्ट करती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया कोई ख़त्म नहीं होने वाली। आप ख़त्म होने वाले हो, हम ख़त्म होने वाले हैं, और वो होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, सुबह से शाम तक आप काम कर रहे हो, अपने आप को आप स्वस्थ रख नहीं रहे, खाना आप खा रहे हो जो बिल्कुल ही बर्बाद खाना है, डेड सॉइल से पैदा हुआ डेड खाना खा रहे हो, जिसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितने भी CID हैं, ये साइड्स, पॉइजनस फूड खा रहे हो, पॉइजनस हवा में सांस ले रहे हो, पॉइजनस पानी पी रहे हो। तो आप क्लाइमेट चेंज से क्या मरोगे? आप तो ऑलरेडी मरे पड़े हो ना, लाइफ भी एक मुर्दे की तरह ही जी रहे हो। तो ये जो क्लाइमेट चेंज से प्लैनेट बर्बाद होने वाला है, ये तो आगे की कहानी है, पर एक्चुअल बर्बादी तो हो चुकी है। जिसके दिमाग में इतनी फियर भरी हुई है कि 10-12 साल आगे भी दुनिया नहीं चलने वाली, और आपकी एज तो फिर भी कम है। मैं तो 90s से देख रहा हूँ ये। अच्छा, तब से है। हाँ, पहले एसिड रेन हो रही थी, फिर ग्लोबल वार्मिंग आ गई, फिर क्लाइमेट चेंज आ गई, और हर 10-12 साल में दुनिया ख़त्म होने वाली होती है। और जो डेट्रीमेंटल प्रैक्टिसेस ऑलरेडी चल रही हैं, गवर्नमेंट फंडिंग पे चल रही हैं, उनको मीडिया जान के छुपाता है, दिखाता ही नहीं है। दिखाता ही नहीं है। जैसे आप कैसे क्लाउड practice? सीडिंग कर रहे हो, हर साल कर्नाटका जैसी जगह में कई 100 करोड़ रुपए का बजट होता है क्लाउड सीडिंग का। अच्छा, इंडिया में भी इतना होता है? इंडिया में इतना अभी होता है। दुबई तो न्यूज़ में आया था। दुबई आया था। मैंने एक लंबी सी एक सीरीज़ बनाई थी, और उसको मैंने बहुत पहले इस पे भी डाला था, आज से 3-4 साल पहले। कर्नाटक की बता रहा हूँ, ख्याति करके कंपनी है जियो इंजीनियरिंग की। आप पैटर्न देखोगे, उस कंपनी का ही वो देख रहा था मैं काम। तो आप चित्रदुर्गा में मान लीजिए क्लाउड सीडिंग कर रहे हो, तो उस दिन चित्रदुर्गा में बारिश होगी। आप क्लाउड सीडिंग करके बारिश क्यों करवा रहे हो? जिससे कि वहाँ पे सूखा कम पड़े। पर आप बारिश क्रिएट थोड़ी कर रहे हो। जो ऑलरेडी बादल हवा में है, जिसको बरसना ही है, आप उसको बरसवा दे रहे हो बस। तो जो बारिश 10 दिन में पड़नी है, अब वो 1 दिन में पड़ रही है। और आप ये देखना, ये पैटर्न है कि फ्लड और ड्राउट एक साथ होते हैं। तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी ने एक पूरी रिसर्च करी, उस पर एक पेपर लिखा,
और उसमें यही था कि जिस जिस दिन क्लाउड सीडिंग हुई है उस दिन फ्लड्स आए हैं, मीडिया में फ्लड की रिपोर्ट है, सेम डे पर सूखे की रिपोर्ट है, एक ही स्टेट में, कर्नाटका में। एक्सट्रीम्स दोनों एक्सट्रीम्स, पर कोई भी इस कनेक्शन को नहीं बैठा रहा। मतलब मैंने कितने पब्लिकेशंस को तो खुद लिखा है, वायर को लिखा, डाउन टू अर्थ को लिखा है कि यार ये तुम लिखो ना इसके बारे में कि इतना मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हो आप, पर उसको मीडिया जान पूछ के हटाता है। डाउन टू अर्थ की एक अभी हेडलाइन आई थी कि इट वाज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड नॉट क्लाउड सीडिंग दैट दुबई फ्लडेड। मतलब आपको ये बिलीव करवाया जा रहा है कि सब कुछ जो गलत हो रहा है दुनिया में क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, इंसान कुछ नहीं कर रहा है। इंसान कुछ नहीं कर रहा, और जबकि सब कुछ कर रहा है। आप देखो कि कोई भी ये वाली रिपोर्ट ऐसे नहीं बोलेगी कि ये जो अरबों लीटर जहर हम अपनी धरती में डाल रहे हैं इसकी वजह से कैंसर हो रहा है, इसकी वजह से बारिशें नहीं हो रही। कोई भी रिपोर्ट ये नहीं बोलेगी। सब कुछ क्लाइमेट चेंज पे डाल दो क्योंकि वो अज्ञात है। और क्लाइमेट चेंज कर कौन रहा है? हम जैसे, आप जैसे कॉमन लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये वाली गाड़ी चला रहे हैं। पर जो एलिफेंट इन द रूम है कि सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें तो सब्सिडाइज कर रही हैं। सरकारें कह रही हैं कि हम जहर धरती में अपनी डलवाने के लिए डिस्काउंट देंगे, हम तुम्हें मदद देंगे कि तुम धरती को और पॉल्यूट करो और ख़राब करो, मरो। तो मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज, इसीलिए मैं कह रहा था क्लाइमेट चेंज मेरी नज़र में तो एक स्कैम है। राइट। आप जो काम करते हैं, आप फॉरेस्ट लगा रहे हैं अपनी कंपनी ए फॉरेस्ट, दैट्स व्हाट यू सेड। ए फॉरेस्ट, या ए फॉरेस्ट के थ्रू आप मतलब वापस देना चाह रहे हैं। जैसे आपने वो साइकिल बताया रबर का, हम बार बार कंज्यूम करते जा रहे हैं, डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं, बट उसका साइकिल रिपीट नहीं होता है। तो आप उस साइकिल को रिपीट कर रहे हैं बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, प्लांटिंग मोर फॉरेस्ट्स। तो इसके कई सारे स्टेप्स होते हैं, आपने जो पहले बताया, सर्वे करते हैं। थोड़ा अगर मानो किसी को ये वीडियो देखना है, उसको समझना है कि फॉरेस्ट कैसे लगाया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं। आपका वो बड़ा सीरीज तो है यूट्यूब पे, बट उसको समराइज करके कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे जाते हैं अक्रॉस। ठीक है। पहला स्टेप, अपने इलाके का पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन पता लगा लीजिए, नेटिव वेजिटेशन। दूसरा, मिट्टी को वापस ज़िंदा करना है। तो मिट्टी को वापस कैसे ज़िंदा करना है उसके बारे में मैं आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ उस स्टोरी का। पर इस स्टोरी को समझने के लिए जंगल को समझना ज़रूरी है, और जंगल का सिस्टम कैसे काम करता है। कभी आप किसी बड़े मैदान में गोबर पड़ा हुआ देखो किसी गाय का, तो उसको ऐसे लात मार के हटा के देखना। कभी किया है ऐसा? नहीं। तो गोबर पड़ा होगा, हमारे यहाँ तो गाय सब जगह घूमती रहती है। गोबर पड़ा होगा, सूखा हुआ होगा, उसको आप लात मार के हटाओ, आप देखोगे उसके नीचे छेद हैं बहुत सारे। किसी भी हर्बीवोरस एनिमल की एक्सक्रीटा पड़ी होगी, डंग पड़ा होगा, उसको आप हटा के देखना, नीचे छेद 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 मिलेंगे बहुत सारे। होता क्या है, जब कोई जानवर, हर्बीवोरस एनिमल, वहाँ का वेजिटेशन खाकर उसको अपने बॉडी से प्रोसेस करके एक्सक्रीट करता है, तो उस गोबर में जो एंजाइम्स होते हैं वो ज़मीन के नीचे रहने वाले अर्थवॉर्म्स को, केंचुओं को एक्टिवेट कर देते हैं। वो नीचे से ऊपर आता है उस गोबर को सूंघते सूंघते, और ये जर्नी लगभग 15 फीट की होती है। केंचुए रहते हैं 15 फीट नीचे तक। अच्छा। तो वो 15 फीट लंबी एक सुरंग खोदेगा उस गोबर तक पहुंचने के लिए, और उस सुरंग को दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो एक जंगल में रहने वाला हर्बीवोरस प्राणी, चाहे वो हिरन हो या बाइसन हो या गाय हो, वो ज़मीन के नीचे रहने वाले केंचुए को एक्टिवेट कर सकता है। और अगर आपने कभी डिस्कवरी पे देखा होगा या वैसे भी देखा होगा खुद से, कि कुछ कीड़े होते हैं, बीटल्स, जो इस गोबर की छोटी छोटी बॉल बना के ऐसे धकेलते हुए ले जाते हैं अपने घर। सरफेस पे ये एक्टिवेट हो जाते हैं। राइट। जब ये केंचुआ चल रहा है ज़मीन के नीचे, तो ये मिट्टी को खा रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, खा रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, ऐसे करके वो सुरंग खोद रहा है। मिट्टी में ज़्यादातर मिनरल नीचे के लेवल पे होता है, टॉप सॉइल में नहीं होता, नीचे होता है। तो जब केंचुआ नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये नीचे की मिनरल रिच मिट्टी को सरफेस पे लाके छोड़ रहा है। तो ये वो वाला काम भी कर रहा है, जो सुरंगें खोद रहा है उसमें अब
रूट्स आसानी से बढ़ सकती हैं पेड़ों की। बारिश का पानी आएगा तो सीधे उस सुरंगों से ट्रैवल करते हुए अंदर चला जाएगा। हम्म तो 3 चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, एक हर्बीवोरस एनिमल केचुआ और ये बीटल्स। जितने भी पेड़ पौधे हैं जंगल के, उनसे जो गिरने वाली पत्तियाँ हैं उनको सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स खा खा के पचाते रहते हैं। करेक्ट। जितने भी नोड्यूल्स हैं, जो जड़ों पे एक नोड्यूल करके एक चीज़ पाई जाती है, गोल गोल से होते हैं, उसके अंदर बहुत बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके देता है प्लांट को बढ़ने के लिए, और बदले में प्लांट उसको शुगर्स, अपने जो फोटोसिंथेसिस करके शुगर्स बनाता है, वो दे देता है। इसलिए जंगल में यूरिया नहीं डालना पड़ता, जो नाइट्रोजन के लिए नॉर्मल खेती में यूरिया डालते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वहाँ जड़ तक कैसे पहुँच रही है? जड़ तो नीचे है, एटमॉस्फेयर तो ऊपर है। तो जो चींटियाँ होती हैं, जो दीमक होती है, टर्माइट्स, इनके अगर आप वो देखो एंट हिल, तो उस जितना बड़ा बाहर होगा उतना ही बड़ा नीचे होगा वो, और जितना ऊंचा आपको बाहर दिखेगा वो एंट हिल, उसके 3 गुना ज़्यादा नीचे उसकी डेप्थ होगी। और एक ऐसा एनवायरनमेंट उन्होंने बना के रखा होता है कि एक जोन होता है जिसमें वो एक फंगस उगाते हैं। वहाँ का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है, डार्क होगा, मॉइस्ट होगा, और टेम्परेचर वहाँ का मेंटेन रहेगा, एकदम फ्रिज की तरह ठंडा रखते हैं उसको। तो उसके लिए एयर सर्कुलेशन उन्हें चाहिए होता है, तो वो लगातार एटमॉस्फेरिक एयर को सर्कुलेट करते हैं ज़मीन के नीचे। वहाँ से नोड्यूल्स को ये हवा मिल जाती है। तो चींटियाँ, दीमक, फंगस, बैक्टीरिया, हर्बीवोरस एनिमल, अर्थवर्म्स, ये सब साथ मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं मिट्टी का। तो कोई भी आप एग्रीकल्चरल लैंड उठा लो यहाँ की, बेंगलोर की, जहाँ खेती हो रही हो, आप देखोगे बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, हार्ड सॉइल है ना। उसमें केचुए भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मीडियम रह गया है, लाइफ ख़त्म हो चुकी है। इस सारी लाइफ को वापस लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे? जो चीज़ें चल सकती हैं, जैसे कि चींटियाँ हो गई, टर्माइट्स हो गई, ये दे कैन मूव वेरी फास्ट, तो दे विल कम ऑन देयर ओन व्हेन दे हैव द राइट एनवायरनमेंट। व्हाट कैन नॉट मूव दैट फास्ट? दी माइक्रोब्स लिविंग इन सॉइल। तो आप अच्छी सॉइल कहीं से लेके आते हो थोड़ी सी, उसके जो माइक्रोब्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हो। वी ब्रू अ कंपोस्ट टी, आप उसको जीवामृत भी कह सकते हो, जीवामृत के फॉर्म में कर सकते हैं। डॉक्टर सुभाष पालेकर का जो मेथड है जीवामृत बनाने का, उसको यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है? हर्बीवोरस एनिमल का डंग होता है, गाय का गोबर है, गौमूत्र है, एक पेड़ की रूट से ली हुई मिट्टी है, चने का आटा है नोड्यूल्स के लिए, ग्लूकोज डाल दिया, शुगर जैगरी के फॉर्म में, और उसको एक कंपोस्ट टी के हिसाब से ब्रू कर लिया। तो ये जब सारा बैक्टीरिया इकट्ठा होके एक कल्चर बन जाता है, तब आप इसको अपनी मिट्टी में डालते हो। और मिट्टी में पहले बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, खाद, वाटर रिटेंशन के लिए कुछ कोकोपीट, ये सारी चीज़ें मिला के मिट्टी को फिज़िकली आप सॉफ्ट कर देते हो, इतना कि अपने हाथ से खोद सको, पानी वो थोड़ा एब्जॉर्ब करके रख सके, और फिर ये सारा बैक्टीरिया उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, और इसे ढकते हैं, ढक के रखते हैं। क्या चीज़ से? मल्च से। अब मल्च वो भी नेचुरल होनी चाहिए, पैडी स्ट्रॉ यूज़ कर लेते हैं, कोई और चीज़ यूज़ कर लेते हैं, पर नेचुरल मटेरियल होना चाहिए उसी इलाके का। एक बार हमने राजस्थान में पंजाब से लाके मल्च यूज़ कर ली, वो 5 साल तक पड़ी रही वहाँ पे, कंज्यूम ही नहीं हुई, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं था मिट्टी में उसको पचाने के लिए। तो लोकल आप ग्रासेस मल्च वगैरह भी यूज़ लोकल करते होना हैं, चाहिए। सब लोकल होना चाहिए, जिससे वो बैक्टीरिया मरे नहीं। तो मिट्टी में सारी चीज़ें मिलाई, प्लांटेशन किया, उसके बाद मल्च से इसको ढक दिया, और मल्च कंज्यूम हो जाएगी 6-7 महीने में, तो रीमल्चिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो कर दिया। तब तक जंगल बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाता है कि जो पत्तियां गिरती हैं वही मल्च बना देती हैं, और अपना काम चलता रहता है। पर ये बहुत ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, डिटेल में जो सच में जंगल लगाना चाहते हैं उनको फिर वो हमारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, फ्री हैं सबके लिए, कोई भी देख सकता है। और उन ट्यूटोरियल्स में और हमारे एक्चुअल काम करने के तरीके में कुछ भी फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और ये जो जंगल लगाना होता है, इसका आप जो प्रोजेक्ट्स करते हैं टिपिकली क्या एरिया का होता है ये जंगल?
A forest is a place so dense with natural vegetation that you can't even walk into it, irrespective of its size. तो अगर आपने एक छोटे से इलाके में, चाहे वो कितना इस रूम के बराबर का इलाका क्यों ना हो, फॉरेस्ट बना सकते हो एक क्लोज लूप इकोसिस्टम की तरह, सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा, बस इट क्वालिफाइज टू बी कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मियावाकी एंड हिज फॉलोअर्स लाइक मी. बाकी जो हमारे यहाँ के जंगल की डेफिनेशन है वो तो लाखों एकड़ में अलग अलग है. आज की डेट में इंडिया में अगर कोई कॉफ़ी प्लांटेशन भी है तो इट क्वालिफाइज एज अ फॉरेस्ट. तो आपने सुना होगा ना कि हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है. हमारा फॉरेस्ट कवर एक्चुअली में नहीं बढ़ रहा है, हम उसकी डेफिनेशन ऐसे बदले जा रहे हैं फॉरेस्ट की कि नाउ इवन एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट is called a will forest. get included in that forest cover of India. A coffee plantation will get included into forest cover of India. ऐसे करके बढ़ रहा है वो. तो we are lowering the bar of our own standard so that we can show टेक्निकली कि यार फॉरेस्ट कवर तो बढ़ रहा है, क्यों रो रहे हो, अगर इतने पेड़ कट रहे हैं तो फॉरेस्ट कवर तो बढ़ रहा है ना. समझ गया. हाँ. और जो सबसे मैं चीज़ क्लैरिफाई लोगों को करना चाहता हूँ कि ये आप ए फॉरेस्ट जो है ये आप एज अ प्रॉपर बिजनेस रन कर रहे हैं, एक टीम है. जी जी. बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ ये सोशल कुछ काम होगा, नो इट्स अ प्रॉपर बिजनेस. थोड़ा बिजनेस एंगल समझते हैं. जो लोग मानो आपसे फॉरेस्ट लगाना चाह रहे हैं वो कैसे लोग हैं, वो क्यों लगाना चाह रहे हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन है. उनका क्या डिज़ायर है या क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व करना चाह रहे हैं. काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है हमारे क्लाइंट्स का. रियल एस्टेट कंपनीज हैं बॉम्बे में, जैसे रुस्तम जी है, जेपी इंफ्रा, नाहर बिल्डर्स. उन लोग लैंडस्केपिंग के लिए लगा रहे हैं. हाँ, लैंडस्केपिंग की जगह हम उसको फॉरेस्टकेपिंग बोलते हैं. Forestscaping. वी प्रोवाइड अ सर्विस कॉल्ड फॉरेस्टकेपिंग. We coined this term, got it registered as a trademark, and we provide it as a premium contractual service of our work. जहाँ पे हम जंगल भी लगाते हैं, हार्डस्केपिंग भी करते हैं, कुछ स्कल्पटर्स के साथ काम करते हैं, स्कल्पचर वगैरह लगा के उसको एक प्रॉपर एक यूजेबल एरिया होता है जहाँ पर लोग आके रिक्रिएट कर सकें, मतलब एक योगा कर सकें, रिफ्रेश फील कर सकें. क्योंकि शहरों में इस तरह की स्पेसेस अब बची नहीं है, होती ही नहीं है. बेंगलुरु में जैसे कबन पार्क है, पूरा ट्रैफिक भरा पड़ा है वहाँ पे. आप वहाँ जाके मेडिटेट नहीं कर सकते जंगल में बैठ के, वो वाला एक्सपीरियंस नहीं ले सकते. तो आपको बनाने पड़ेंगे वो. आप सिर्फ चिल्ला नहीं सकते कि भाई है ही नहीं, है ही नहीं. आप बना सकते हो, छोटी जगह पे बना सकते हो. तो अगर सरकार नहीं कर रही तो प्राइवेट लोगों के साथ कर सकते हो. सरकार के साथ भी काम करते हैं हम लोग. दिल्ली में एक सरकार की लैंड पे एक बहुत बड़ा सा फॉरेस्ट पार्क हम लोगों ने बनाया है. इंस्टीट्यूशंस हैं नीदरलैंड्स में, जो हमारे क्लाइंट हैं वो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, पुराने 100 साल पुराने लगभग. उनके साथ काम किया. वो लोग फिर गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट लैंड पे हम लोगों ने बहुत सारे फॉरेस्ट लगा रखे हैं छोटे छोटे. उन्होंने आपको खोजा कैसे, मतलब नेदरलैंड्स, आप अभी जॉर्डन का बात कर रहे थे. तो ये सब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स आपको कैसे मिलते हैं, मतलब हाउ आर यू गेटिंग पीपल टू नो अबाउट यू? एक बात तो ये है कि 15 साल पहले जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया था तो वी वर दी ओनली कंपनी इन द होल वर्ल्ड प्रोवाइडिंग एफॉरेस्टेशन एज अ सर्विस. रियली? हाँ, आज बहुत सारी कंपनी हैं. आज बहुत सारे हैं. एंड उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हम लोगों ने 10 साल पहले अपना मेथड खोल दिया था सबके लिए. तो अब चूंकि मेथड मिल गया है तो कंपनी स्टार्ट करना, उसको एज अ सर्विस देना आसान है. और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ यार, जब ए फॉरेस्ट वाले इंडिया में कर रहे हैं काम, तो हम भी पेरू में, चिली में, यूएस में कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, और करना भी चाहिए. ऐसे बहुत सारे नॉन प्रॉफिट भी हैं जो हमारा मेथड यूज़ करके फॉरेस्ट लगा रहे हैं. तो ये वाला काम हो गया गवर्नमेंट. सिंगापुर जू हैड बीन वन ऑफ आवर क्लाइंट. तो जू में तो फॉर ऑब्वियस रीजंस व्हाई दे वुड वांट अ फॉरेस्ट. मैक्सिको में एक रियल एस्टेट क्लाइंट है, वो एक 250 एकड़ में एक विला का प्रोजेक्ट कर रहा है, रेजिडेंशियल कम स्मॉल बिजनेस पार्क. दैट थीम ऑफ दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज फॉरेस्ट. अच्छा. तो वहाँ पे हम लोग बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं. ये सब ने आपको खोज लिया है? हाँ जी, हाँ जी. सऊदी अरेबिया में एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं. लेबनान में हम लोगों ने, हमारा जो क्लाइंट था वो
बेरूत रिवर जो है उसके साथ साथ एक फॉरेस्ट लगा रहे हैं। तो दैट इज़ अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी, एक ग्रुप है बहुत सारे लोगों का, पीपल रेजिडेंट्स ऑफ बेरूत। तो काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, शेल इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट, समझ गया, ऑयल एंड मतलब गैस। हाँ, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। तो इनके हमने कैंपस में लगाया। बैंगलोर एयरपोर्ट हमारी जो बात हो रही थी, तो मैंने एक टेड में बोला था, एक बार टेड टॉक दी थी। तो वो टेड टॉक काफ़ी लोगों ने देखी ग्लोबली। तो नीदरलैंड्स वाला टेड की वजह से मिला, बैंगलोर एयरपोर्ट टेड की वजह से मिला, सिंगापुर टेड। अच्छा, तो टेड से काफ़ी इंटरनेशनल काम आया। प्रोजेक्ट्स, और फिर हार्वर्ड में मुझे पढ़ाने का मौका मिला। क्या बात है। तो हार्वर्ड में पिछले 3 साल से मैं एक लेक्चर लेता हूँ। उस लेक्चर का नाम ही है हाउ टू ग्रो अ फॉरेस्ट। अच्छा, हाँ, इन द ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिज़ाइन। वहाँ के लैंडस्केप वाओ, आर्किटेक्ट जो बन रहे हैं बच्चे, उनको पढ़ाता हूँ। तो हार्वर्ड की जो प्रोफेसर हैं, हमारी जो को प्रोफेसर हैं, शी रन्स अ कंपनी एज वेल लैंडस्केपिंग की। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट से इंट्रोड्यूस कराया। तो वहाँ से काफ़ी काम मिला काम करते इंटरनेशनल। गए, अपॉर्चुनिटीज आते गए। हाँ हाँ, अभी भी यही चल रहा है। अभी इंडोनेशिया में एक प्रोजेक्ट पूरा करके आए हैं। वहाँ पे जो लोग आए थे इंडोनेशिया में, अब उनके साथ एक प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका में, एक टूनिशिया में और एक फ्रांस में। उतना सोच पाना भी ना कि ये होगा वो होगा, बाय द टाइम आई वॉज रनिंग माई 3 साल भी पूरे नहीं हुए थे, आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एट टेड। टेड में जब मैं गया तो वो टेड की 30th एनिवर्सरी थी। 1984 में टेड स्टार्ट हुआ, 2014 में मैंने अपनी टॉक दी थी। तो बिकॉज इट वॉज देयर 30th एनिवर्सरी, दे हैड इन्वाइटेड ऑल द गुड स्पीकर्स ऑफ लास्ट 30 years। वाओ। तो ऐसा कौन था टेड का स्पीकर जो वहाँ नहीं था? उन सब के सामने आपको बोलने का मौका मिला। हाँ, बिल गेट्स, एल गोर, वो हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, मतलब मैं तो कैमरून डियाज, विल स्मिथ, मतलब जहाँ आप देखो ना, गूगल के दोनों फाउंडर लैरी पेज और सर्गे, ये सब थे वहाँ पर। आप सोचो, बेंगलोर में मैं रहता हूँ, मेरे अकाउंट में उस समय 40,000 रुपये भी नहीं थे। मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया था कनाडा का, क्योंकि वो बैलेंस नहीं था। तो मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ा। पर जब मैं गया वहाँ पर और वो टॉक देने का मौका मिला, दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इफ़ यू एवेल्युएट, ये तो बिलियनियर्स को भी नहीं मिलता। और मेरे को उस एज में मिल गया। आई वॉजंट इवन 30, 28 का होऊंगा मैं उस समय, और मेरे को वहाँ पे बोलने को मिल रहा है। और आई थॉट कि यार, मेरे पास इतनी बड़ी बात ही नहीं है करने को, मैं तो बस ये बोलने आया हूँ कि जंगल लगा लो। एंड दे टुक इट सो सीरियसली। वो टाइम दे रहे हैं अपना, के कॉन्ग्रेचुलेशंस और ये और वो। मेरे से पूछते हैं कि तुम मार्स पे जंगल लगा सकते हो क्या? मार्च पे, मार्स पे जंगल लगा सकते? मार्स पे। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। बाद हाँ, में मुझे पता चला वो इलन मस्क का भाई था जो ये क्वेश्चन पूछ रहा था। ही वॉज एक्चुअली सीरियस रियली। व्हेन ही वॉज आस्किंग दिस। तो ये आप ऐसा एक्सपीरियंस कैसे सोच सकते हो? कोई अपनी लाइफ ऐसे क्यूरेट नहीं कर सकता ना कि आपने मांगा एक है और भगवान ने दिया आपको 1000 है सीधे। तो ऑब्वियसली स्ट्रगल रहे होंगे। रिवॉर्ड भी था। हाँ, वो रिवॉर्ड इतना बड़ा था कि वो स्ट्रगल तो बचकानी बातें लग रही हैं मेरे को अब। फाइनेंशियल रिवॉर्ड अच्छा है इस बिजनेस में। फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी अच्छे हैं, आपके आपके फोकस के ऊपर है। अब जैसे मेरी सोच ये है कि मैंने बताया ना, मेरी असली अर्निंग तो कुछ और है। तो मैं उस अर्निंग के पीछे भाग रहा हूँ। लालची मैं भी हूँ, मैं भी अर्न करना चाहता हूँ। पर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं आपके फादर से मिलना चाहता हूँ, मैं आपकी फैक्ट्री में घूम के जो ज्ञान है वो लेना चाहता हूँ। मैं उस कमाई के पीछे भाग रहा हूँ। तो हो सकता है मेरा फाइनेंशियल रिवॉर्ड उतना खास ना हो। मेरे अकाउंट का बैलेंस देख के कोई बोलेगा, भाई यार ये तो बेकार का बिजनेस है, इससे ज़्यादा तो मैं टैक्सी चला के कमा ले रहा हूँ। हो सकता है कि फाइनेंशियली अगर कोई इसको वो करना चाहे, डिग्रेड करना चाहे या दिखाना चाहे कि इसमें तो कुछ मज़ा नहीं है, दे विल बी एबल टू प्रूव दैट पॉइंट। बट आई हैव माई ओन ट्रेनीज हु आर मेकिंग अ लॉट मोर मनी देन आई डू, देन माई कंपनी डज। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मुझे पता चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। येस, फाइनेंशियली इट्स एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग। उनकी स्टाइल अलग है। क्या है वो स्टाइल? वो स्टाइल ये है कि आप एक बड़े क्लाइंट के पीछे भाग रहे हो,
सरकारी ऑफिस में जाके एक एक 2-2 घंटा वेट कर रहे हो, फिर उस साहब से मिल रहे हो, फिर आपने वो प्रोजेक्ट ले लिया। अब वो प्रोजेक्ट का साइज़ ही इतना बड़ा है कि 12 करोड़ का प्रोजेक्ट है। आप 10% प्रॉफिट पे भी काम कर रहे हो तो आप 1.5 करोड़ लेके बैठे हुए हो प्रोजेक्ट के एंड पे। हमारी स्टाइल वो नहीं है। हम ढूंढ रहे हैं कि अच्छा, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट कौन सा है दुनिया में? तो जी सऊदी अरेबिया है यार। सऊदी अरेबिया में अगर जंगल लगा दिया तो उससे ज़्यादा कमाल की बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, बस सारा राशन पानी लेके सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, वहाँ पे लगाना है जंगल। एंड गोल क्या है आपका? एंड गोल इस पूरी धरती पर जितना भी डिग्रेडेशन हो चुका है एनवायरनमेंट का, उसको रिवर्स कर देना। इसकी जो एक्सट्रीम है, जो चरम है, जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट है, वो बना देने का। अब उसमें 100 साल लगें, 200 साल लगें, 50 साल लगें, मुझे नहीं पता। पर जब तक वो नहीं हो जाएगा, जब तक कहीं हमें दिख रहा है कि अच्छा यार लैंड बैरन तो नहीं है पर ये वेजिटेशन ठीक नहीं है, उल्टा सीधा वेजिटेशन लगा हुआ है, जब तक हम उस सबको नहीं ठीक कर देंगे तब तक लगे रहेंगे। तो आप जो मतलब इतना पॉजिटिव इंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? हाँ करती है। कैसे? नहीं भी करती, करती भी है। करती है ऐसे है कि प्रोजेक्ट दे दिया, नहीं ऐसे करती कि हम आज भी टैक्स भर रहे हैं, जंगल भी लगा रहे हैं पर टैक्स भी भर रहे हैं। तो गवर्नमेंट कर ये सकती है टैक्स फ्री कर दे इस काम को, और ज़्यादा पैसा, जो पैसा अभी टैक्स में जा रहा है, जैसे हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वी आर पेइंग सर्विस टैक्स, जीएसटी में सर्विस वाला कंपोनेंट देते हैं। अब काम तो ये एक तरह से एनजीओ वाला है ना, नॉन प्रॉफिट वाला है, बस हम करते नहीं नॉन प्रॉफिट तरीके से, बिकॉज वी वांट टू डिलीवर इट एज अ प्रोफेशनल सर्विस। और हर कोई क्लाइंट नॉन प्रॉफिट के साथ काम नहीं कर सकता। एक बॉम्बे का बिल्डर नॉन प्रॉफिट के साथ नहीं कर सकता काम, उसके बस का ही नहीं है करना। तो गवर्नमेंट को यहाँ सपोर्टिव हो सकती है। आज सीडलिंग्स पे टैक्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये गवर्नमेंट का सपोर्ट है। इस तरह की सर्विसेज से भी टैक्स हटा दे और बेहतर काम हो जाएगा। जो हम स्टार्टअप इंडिया करते रहते हैं, आप कंप्लाइंसेस देखो इंडिया के कितने हैं। बेंगलोर में आप कंपनी चला रहे हो तो आप 5-6 तरह के टैक्स भर रहे होते हो, इन स्पाइट ऑफ द जोक दैट जीएसटी इज द ओनली टैक्स दैट यू विल हैव टू फाइल ना। ऐसा होता नहीं है। प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं हम यहाँ, किस बात का? डिफ़ॉल्ट कर दिया तो और 4 लोग आपकी कंपनी में आके बैठ जाएंगे। तो काम ना करने देने का जो मैकेनिज्म है ना, उसको एंटरप्रेन्योर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे हमारा जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आज आप इनकम टैक्स फाइल करते हो, 5 साल बाद आपको नोटिस आएगा कि यार 2024 में तुमने यार सही से फाइल नहीं किया था टैक्स। मेरे पास नोटिस पड़े हैं 2016 के, 17 के। तो मेरा तो मन करता है बंद करो ये सब कंपनी वंपनी, कुछ हाँ कुछ दूसरे तरीके से काम करते हैं। जब मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा था 2010-11 में, तब मैंने और मॉडल देखे थे, मैंने नॉन प्रॉफिट मॉडल भी देखा था। तो मुझे समझ में यार नॉन प्रॉफिट मॉडल मज़े का मॉडल नहीं है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर है उसका तो पूरा टाइम फंड रेजिंग में जा रहा है, असली काम कब करेगा? तो मैंने ये मॉडल स्टार्ट किया, एज अ बिज़नेस स्टार्ट किया, और ये मुझे अच्छा लगा, ये कई साल तक चलता रहा। अब जब मैं देखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सरकार पे, व्हेन यू आर रनिंग एन एथिकल बिजनेस, मतलब एथिक्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सरकार पे कि ये भरो वो भरो, तो आप घर बहुत थोड़ा बहुत पैसा लेके जाते हो, ज़्यादातर वो फिनिश कर चुके होते हो। अच्छा। आप देखो ना, 100 रुपये का बिज़नेस आप अगर करते हो आज की डेट में, तो जो हायर कैप है जीएसटी की वो बता रहा हूँ, तो 30 रुपये उसमें सरकार को दे देते हो, बचे 70 रुपीज़। इस 70 में आपने मटीरियल लगा दिया होगा 40-50 रुपये का, तो अब बचे 20 रुपये। ये 20 रुपया जब आप प्रॉफिट की शक्ल में घर लेके जाओगे तो इसमें से फिर से 6.5 रुपये इनकम टैक्स दे दोगे, तो बचे 14 रुपये। तो 100 रुपये का बिज़नेस आपने किया, 14 रुपये खुद रखे और गवर्नमेंट को दिया आपने 36 रुपीज़। 86।
नहीं 36, 30% GST दिया हाँ, और फिर 30 इनकम टैक्स दिया। सही सही बात है। तो 36 तो आप सरकार को दे रहे हो, खुद 14 लेके जा रहे हो, तो आपके मन में क्या आएगा? यार ये मॉडल ठीक नहीं है। अब वो दूसरे मॉडल क्या है? या तो नंबर 2 का बिजनेस करो हम्म। या फिर बिजनेस ही मत करो। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर फंस रहा है, स्टार्टअप वाला एंटरप्रेन्योर यहाँ पे फंस रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ पेड़ लगाने वाले बिजनेसेस को ही नहीं, हर बिजनेस को कर सकती है सपोर्ट, रिलैक्स कर सकती है, वो बार्स थोड़े बढ़ा सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछ लेना, 100 सजेशंस होंगे उसके पास। राइट। पर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती है, प्रोजेक्ट दे देती है हमें ऑन एंड ऑफ। मोदी जी ने अभी मन की बात में हमारे काम के बारे में बात करी थी अच्छा, क्या चार बोला पाँच था महीने उन्होंने? पहले। पूरा 10 मिनट का एक फीचर था मन की बात में, उन्होंने वो कि मियावाकी मेथड से फॉरेस्ट लगाना चाहिए। वाह, फिर जो अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले उसमें भी हमारे काम के फोटोज़ वगैरह थे सब। क्या तो बात है। करती है गवर्नमेंट सपोर्ट, और इंडिया की नहीं, मतलब सिंगापुर है, नीदरलैंड्स है, पाकिस्तान है, कई देशों की सरकारें प्रमोट कर रही हैं अपने काम को। बढ़िया। मोदी जी जो आपके बारे में बात की है, हाउ डिड यू दैट मेक यू फील? तो ऐसा और G20 अभी जब हुआ था तो एक सिल्वर बैक फिल्म्स ने एक फिल्म बनाई थी प्लैनेट इंडिया करके, उसमें हमारा काम दिखाया गया। जैकी श्रॉफ ने उसकी नरेशन करी थी। हम्म। तो उन्होंने मतलब 20,000 लोगों को एक बड़े ऑडिटोरियम में बैठा के दिखाई गई वो मूवी। तो ये सारी चीज़ें सब गवर्नमेंट नहीं करा, हमने एक पैसा खर्च नहीं किया उसके लिए। गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग आवर वर्क इन ऑल द वेज दे कैन। तो बड़ी खुशी हुई हमें, मोदी जी ने भी बोला और गवर्नमेंट के कितने लोगों ने हमारे काम को गवर्नमेंट की वजह से जाना। पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेंट अ लेटर टू ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, एवरी शुगर मिल, एवरी जितने भी उनके स्कोप में आते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल के, सबको भेजा कि भाई तुम्हें मैंडेटरी मियावाकी मेथड से फॉरेस्ट लगाना है। अच्छा। हाँ, और हमारा जो ओपन सोर्स SOP है वो अटैच करके भेजा उस लेटर के साथ कि इस तरीके से लगाना है। तो गवर्नमेंट तो करती है सपोर्ट। फ्यूचर क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट? आपका क्या प्लान है? आपको क्या लगता है अगले 5-10 साल या 15 साल में ये जो एफॉरेस्ट्री का मेथड है ये आगे तेज़ी से बढ़ने वाला है? क्या हम क्लाइमेट चेंज को बचा सकते हैं? क्या हम अर्थ को बचा सकते हैं? देखो, हम खुद को तो बचा सकते हैं 100%। बाकी अर्थ क्लाइमेट चेंज, अर्थ वाले जाने और क्लाइमेट चेंज वाले जाने, मुझे नहीं पता। फ्यूचर मेरा फोकस अगले कुछ सालों में नर्सरीज़ के ऊपर है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है फॉरेस्टेशन में वो है अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव ट्री स्पीशीज़। आज आप कहीं पे भी जाओगे, किसी भी नर्सरी में जाओगे, देसी पेड़ों के पौधे नहीं मिलेंगे आपको। आपको चाइना का, ऑस्ट्रेलिया का, लैटिन अमेरिका का पौधा मिल जाएगा, इंडिया का ही नहीं मिलेगा। तो हमें उनको रिवाइव करने के लिए एक पूरा मैकेनिज़्म बनाना है, नर्सरीज़ बनानी है, सर्टिफाइड नर्सरीज़ बनानी है, अच्छी नर्सरीज़ बनानी है। तो मेरा फोकस अभी उस पे है। एज मच एज आई फोकस्ड ऑन एफॉरेस्टेशन, काइंड ऑफ स्टैंडर्डाइज दिस होल इंडस्ट्री। नाउ वी आर गोइंग टू गो इनटू द सप्लाई चेन ऑफ इट, द नर्सरी पार्ट ऑफ इट। वो अगर सुधर गया तो आगे की इंडस्ट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी बहुत सारे फॉरेस्ट मेकर्स हैं हमारे जो कुछ भी लगा देते हैं, मियावाकी मेथड बोल के कुछ भी लगा दे रहे हैं और गलत कर रहे हैं वो। तो उसको ठीक करवाना ज़रूरी है, ये नर्सरीज से हो जाएगा। नंदू जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आप जो काम कर रहे हैं आई थिंक इन अ वे मैं कह सकता हूँ एक सेल्फलेस एक्ट एंड बहुत ड्रिवन बाय पैशन है, क्योंकि जो आदमी को ट्रू पैशन है अबाउट सच थिंग्स वही ये चीज़ कर सकता है। सो थैंक यू फॉर मेकिंग a better place for most people to live in. थैंक यू सो And मच। hopefully हम लोग भी 1-2 फॉरेस्ट लगाएं आगे बढ़ के, एंड हम आगे बात करते रहेंगे। एंड सी यू सून। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।